जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए हम सब। एक बहुत ही प्राइवेट कंसेंशुअल फोटो है जो किसी ने अपने किसी बेहद करीबी या ट्रस्ट वाले इंसान के साथ शेयर की। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वही फोटो व्हाट्सएप पर 50 अनजान लोगों को फॉरवर्ड कर दी गई है। एग्जैक्टली एक झटके में उस इंसान की पूरी दुनिया पलट जाती है। अगर हम 10 या 15 साल पहले की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस वाले भी शायद अपना सर खुजाते हैं। बिल्कुल खुजाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसमें कानून का कौन सा सेक्शन लगाया जाए। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई फिजिकल नुकसान तो हुआ नहीं था ना। वही तो। और इंटरनेट के इस नए दौर के क्राइम्स के लिए कानून की किताबों में कोई क्लियर भाषा ही नहीं थी। लेकिन आज के वक्त में ऐसा करने पर किसी को बिना बेल के 7 साल तक की जेल हो सकती है। 7 साल, हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का कोर मिशन है। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कानून और लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें इतने ड्राई और बोरिंग लगते हैं कि हम उनसे दूर भागते हैं। लेकिन उन हेवी रिसर्च पेपर्स के बीच ना कुछ ऐसे आहा मोमेंट्स छिपे होते हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। राइट। तो आज का हमारा डीप डाइव ना एक ऐसी ही हिस्टोरिकल शिफ्ट पर बेस्ड है जिसने इंडिया के लीगल सिस्टम को अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की, जिसने हमारे 160 साल पुराने वो अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पीनल कोड यानी IPC 1860 को रिप्लेस कर दिया है। हाँ, पर देखो, हम इस पूरे नए कानून के हजारों पन्ने यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। इस डीप डाइव का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही स्पेसिफिक हिस्से पर है। बिल्कुल, हम फिजिकल वायलेंस या मर्डर जैसे क्राइम से थोड़ा हटकर उन नॉन फिजिकल और एवरीडे ऑफेंसेस पर फोकस करेंगे जो हमारे आसपास और खासकर हमारे स्मार्टफोन्स के जरिए कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। यानी हम डिटेल में समझेंगे सेक्सुअल हरासमेंट, वॉयरिज्म जिसे ताकझांक कहते हैं, और स्टॉकिंग को। आज के डिजिटल एज में ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ सब सोशल मीडिया पर ओपन है ना। तो ये नया कानून ऑनलाइन हरासमेंट और महिलाओं की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को कैसे अपडेट कर चुका है, ये समझना बनता है। एक्चुअली इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। OS अपडेट वाली। हाँ, वही। जैसे सोचिए कि जब हमारा स्मार्टफोन हैंग होने लगता है तो पुराने ऐप्स ठीक से काम नहीं करते हैं, नई सिक्योरिटी थ्रेट्स आने लगती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली अपने फोन का OS मतलब OS अपडेट कर लेते हैं ताकि पुराने बग्स फिक्स हो जाएं। एग्जैक्टली। BNS 2023 भी हमारे देश के लीगल सिस्टम का एक मैसिव OS अपग्रेड ही है। IPC 1860 एक आउटडेटेड OS था जो लैंडलाइंस और टेलीग्राम्स के ज़माने में लिखा गया था। राइट। तो BNS उस सिस्टम को अपडेट करके मॉडर्न सोसाइटी के नए बग्स जैसे साइबर स्टॉकिंग, डिजिटल वॉयरिज्म, इन सब को एड्रेस करता है। सही कहा। तो आइए सबसे पहले इस बिग शिफ्ट के फाउंडेशन को समझते हैं। IPC से BNS तक आने में आखिर कानून के बेसिक ढांचे में क्या बदला है और क्यों बदला है, ये जरूरी है। देखो, सोर्सेज बताते हैं कि BNS 2023 ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को टॉप प्रायोरिटी दी है। इन सभी क्राइम्स को अब एक सिंगल चैप्टर 5 में कंसोलिडेट कर दिया गया है। पहले क्या सीन था इसका? पहले IPC में ये कानून अलग अलग चैप्टर्स में यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। कानून की शुरुआत में स्टेट के खिलाफ क्राइम्स होते थे, फिर प्रॉपर्टी के और सेफ्टी के लॉज ढूंढने पड़ते थे। मतलब लिटरली इधर उधर से ढूंढ के केस बनाना पड़ता था। लेकिन ये चेंज ना सिर्फ कोई फॉर्मेटिंग या कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, इसे लीगल टर्म्स में एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल शिफ्ट कहते हैं। हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल शिफ्ट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(3) को देखें तो वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। यानी स्टेट के पास ये पावर है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कानून बनाए। बिल्कुल। IPC का मेन मकसद क्या था? एक कॉलोनियल ऑर्डर को मेंटेन करना। अंग्रेजों को बस इस बात से फर्क पड़ता था कि उनकी प्रॉपर्टी और सरकार पर कोई आंच ना आए। और BNS उस कॉलोनियल माइंडसेट से हटकर एक जस्टिस सेंट्रिक और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ ले जा रहा है हमें। पुरानी शराब नई बोतल में। हाँ, क्रिटिक्स पूछते हैं कि क्या सिर्फ सेक्शन नंबर्स बदल देने से कानून मॉडर्न हो जाता है? अगर सजा वही है तो नया क्या है? लेकिन जब मैंने सोर्सेस को प्रैक्टिकली डीपली एनालाइज किया तो लगा कि नहीं यार, ये सिर्फ रीनंबरिंग तो बिल्कुल नहीं है। कोर अपराध वही है, लेकिन लीगल लैंग्वेज अब मॉडर्न और इंक्लूसिव हो गई है। सही बात है। नए डिजिटल ऑफेंसेस को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है
और जो आईपीसी में खामियां थी, जिनका फायदा उठाकर अपराधी बच निकलते थे, उन्हें इस नए कोड में सर्जिकल प्रिसिजन के साथ बंद किया गया है। तो चलिए इस नए ओएस अपडेट के पहले फीचर को टेस्ट करते हैं। चैप्टर वी में जो सबसे कॉमन अपराध है सेक्सुअल हरासमेंट, जो पहले आईपीसी का सेक्शन 354A था, वो अब बीएनएस का सेक्शन 75 बन गया है। बीएनएस ने इस सेक्शन को बहुत ही क्लियरली 4 स्पेसिफिक एक्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहला एक्ट क्या है इसमें? पहला है किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस करना। दूसरा है सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना। राइट। और तीसरा है किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको फोर्सफुली पोर्नोग्राफी या एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाना। और चौथा एक्ट है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी यौन टिप्पणियां करना। इसमें पनिशमेंट का क्या सीन है? क्योंकि मुझे याद है कानून ने इसको एक ही तराजू में नहीं तोला है। बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ग्रेड किया गया है। पहले 3 एक्ट्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, फेवर्स मांगना और पॉर्न दिखाना, इनको ज्यादा सिवियर माना गया है। ओ, तो इनकी सजा अलग है? हाँ, इनके लिए 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, और ये तीनों नॉन बेलेबल है, यानी सीधे कोर्ट से ही बेल मिलेगी, थाने से नहीं। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है वर्बल हरासमेंट वाली, उसके लिए 1 साल तक की सजा है और वो बेलेबल है। अब कोई सोच सकता है कि आखिर ये भेदभाव क्यों, है ना? हाँ, लोग बोलते हैं कि वर्बल हरासमेंट भी तो ट्रॉमेटिक होती है। पर इस ग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट ये समझना है कि कानून बीएनएस का सेक्शन 75 एक अंधे हथौड़े यानी स्लेज हैमर की तरह काम नहीं करता, बल्कि एक सर्जिकल स्कैल्पल की तरह काम करता है। ये बड़ी अच्छी एनालॉजी है। वो क्राइम की नेचर को मेजर करता है। फिजिकल और वर्बल दोनों गलत है, पर कानून उनके इमीडिएट फिजिकल डेंजर को अलग अलग असेस करके प्रोपोर्शनेट सजा देता है। इस स्कैल्पल की धार को समझने के लिए ना एक केस डिस्कस करते हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस एके चोपड़ा का केस। लैंडमार्क केस। इसमें हुआ ये था कि एक सीनियर ऑफिशियल ने अपनी फीमेल सबऑर्डिनेट को हैरास किया। पास बैठने की कोशिश की, बट कोई डायरेक्ट फिजिकल टच नहीं था। हाँ, और डिफेंस ने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि टच तो किया ही नहीं, तो हरासमेंट कैसा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने क्लियर किया कि हरासमेंट के लिए फिजिकल टच होना जरूरी नहीं है। अगर किसी का बर्ताव या बॉडी लैंग्वेज किसी महिला की डिग्निटी को ठेस पहुंचाए, तो वो हरासमेंट है। और इसी सोच को विशाखा गाइडलाइंस ने भी फॉलो किया था वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए। और अब वही स्पिरिट सेक्शन 75 में कोडिफाई हो गई है। सही कहा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आमने सामने की हरासमेंट को कैसे डील करना है। लेकिन क्या हो जब हरास करने वाला छिपकर प्राइवेसी पर हमला करे? हाँ, डिजिटल स्पेस में। वॉयरिज्म। जो पहले आईपीसी 354C था, वो अब अपग्रेड होकर बीएनएस का सेक्शन 77 बन गया है। आज के हिडन कैमरा और स्मार्टफोन्स के एरा में ये कानून सबसे ज्यादा जरूरी है। बीएनएस इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर रखता है। अगर कोई किसी महिला को छुपकर देखता है या रिकॉर्ड करता है जब वो प्राइवेट एक्ट कर रही हो। प्राइवेट एक्ट जैसे कपड़े बदलना या वॉशरूम यूज करना, जहां आपको प्राइवेसी की पूरी एक्सपेक्टेशन होती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसका सबसे बड़ा आहा मोमेंट सोर्सेज ने जो हाईलाइट किया है ना, वो सहमति यानी कंसेंट से जुड़ा है। वही ना कि कंसेंट टू कैप्चर डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू शेयर। हाँ, ये बहुत क्रूशल नुआंस है। मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी सहमति से कोई प्राइवेट फोटो लेने दी। द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग वाज कंसेंशुअल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस फोटो को इंटरनेट पर डालने की सहमति भी मिल गई। अगर बिना कंसेंट आगे शेयर किया गया, तो वो अपने आप में वॉयरिज्म का स्टैंड अलोन अपराध है। ये डायरेक्ट रिवेंज पॉर्न को टारगेट करता है, क्योंकि डिजिटल स्पेस में कोई अंडू बटन नहीं होता। इसलिए पहली बार पकड़े जाने पर 1 से 3 साल तक की जेल और दूसरी बार में 3 से 7 साल तक की सजा है, नॉन बेलेबल। कानून इसको इतना सीरियसली इसलिए ले रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया है ना। हाँ, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस के बाद से आर्टिकल 21 के तहत बिना कंसेंट प्राइवेट इमेज सर्कुलेट करना सीधे उस राइट का मर्डर है। एक और केस था ना इसमें, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मार्देकर। ओह यस, एक वक्त था जब सोसाइटी में बायस था कि अगर कोई महिला सेक्स वर्कर है तो उसकी प्राइवेसी की क्या ही वैल्यू होगी। इस केस में एक पुलिस वाले ने यही सोचकर एक सेक्स वर्कर की प्राइवेसी वायलेट की थी। पर कोर्ट्स ने इस बायस को तोड़ दिया। ये तय किया कि सेक्स वर्कर को भी प्राइवेसी और डिग्निटी का बराबर अधिकार है। प्राइवेसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं करती यार। सही बात है। अब आते हैं एक और लेवल पर, जब प्राइवेसी का उल्लंघन कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट ना रहे, बल्कि एक एंडलेस पैटर्न बन जाए, तो वो स्टॉकिंग बन जाता है। बीएनएस का सेक्शन 78, इसका पूरा एसेंस ही रेपुटेशन में छुपा है।
जब कोई व्यक्ति किसी महिला के क्लियरली मना करने के बाद भी क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट कहते हैं इसको लॉ में, उसका पीछा करे। और डिजिटल अपडेट का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि अब साइबर स्टॉकिंग भी रिकॉग्नाइज्ड है। अब किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई मीलों दूर बैठकर किसी के सोशल मीडिया, ईमेल या लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है। मनिक तनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और श्रद्धा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। इनमें कोर्ट्स ने क्लियर किया कि स्टॉकिंग के लिए फिजिकली पास होना जरूरी नहीं है। मतलब दूर से व्हाट्सएप पर क्रीपी मैसेज भेजना भी उतना ही बड़ा अपराध है। लेकिन यहाँ एक ग्रे स्पॉट मुझे दिखता है। अच्छा, वो क्या? कानून कहता है कि स्टॉकिंग साबित करने के लिए एक्ट का बार-बार होना जरूरी है, एक पैटर्न चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ही ऐसी इन्वेजिव हरकत करे जिससे डीप ट्रॉमा हो जाए, तो क्या उसे स्टॉकिंग नहीं मानेंगे क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ? ये पॉइंट वैलिड है। कानून पैटर्न इसलिए ढूंढता है ताकि किसी कैजुअल इंटरेक्शन और एक्चुअल स्टॉकिंग के बीच लाइन ड्रॉ हो सके। पर वही बात है, कभी-कभी इसमें विक्टिम का लिव्ड एक्सपीरियंस इग्नोर हो जाता है। यही तो ग्राउंड रियलिटी और पेपर वाले कानून का क्लैश है ना। तो चलिए बीएनएस के क्रिटिक्स पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बहस इस वक्त जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर चल रही है। क्रिटिक्स कहते हैं कि बीएनएस 2023 पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर सेक्शंस की शुरुआत एनी मैन हु से होती है, यानी क्रिमिनल हमेशा पुरुष और विक्टिम हमेशा महिला। तो उन नॉन बाइनरी लोगों का क्या, या मेल विक्टिम्स का क्या है जो हरासमेंट या वॉयरिज्म फेस करते हैं? पर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी है। वो दिल्ली पुलिस की SPUWC यूनिट वाला। हाँ, उनके इंटरनल ट्रेनिंग नोट्स में लिखा है कि सेक्शन 77 वॉयरिज्म को जेंडर न्यूट्रल माना जा सकता है। उनके नोट्स में लिखा है नाउ अ वुमन कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। वेट, सीरियसली? लेकिन बेयर एक्ट में तो अभी भी एनी मैन हु लिखा है। ये डिस्कनेक्ट तो ग्राउंड पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। करेगा ही। और सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं है, रिपोर्टिंग गैप का भी बड़ा मसला है। NCRB डेटा और कारपेट एल की रिसर्च बताती है कि क्राइम एक्चुअल में रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। 30 से 200 गुना तक कम। हम सब जानते हैं किसी न किसी को जिससे इनअप्रोप्रिएट DMs आए हों और उन्होंने पुलिस के पास जाने की बजाय बस अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो। लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? स्टिग्मा है, लंबा प्रोसेस है, और अक्सर विक्टिम्स अटैकर को जानते हैं पर्सनली, दोस्तों में, फैमिली में। इसीलिए नए प्रोसीजरल लॉ BNSS ने इसको ठीक करने की कोशिश की है। जैसे अब स्टेटमेंट का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है, और वो भी एक फीमेल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल रूल है कि मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आने ही चाहिए, ताकि विक्टिम को बार बार वही ट्रॉमा रीविजिट न करना पड़े, जिसे रीविक्टिमाइजेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। प्रोसेस के नाम पर और टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे डीप डाइव से हमने ये देखा कि BNS 2023 ने कॉलोनियल माइंडसेट को पीछे छोड़कर डिजिटल एज के मॉडर्न क्राइम्स को अच्छी तरह कवर किया है। बिल्कुल। महिलाओं की प्राइवेसी और डिग्निटी अब स्टेट के खिलाफ होने वाले अपराधों के बराबर मानी गई है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक पॉइंट छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि BNS ने पुराने IPC के सेक्शन 377 को पूरी तरह हटा दिया है। हाँ, 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंशुअल रिलेशन डीक्रिमिनलाइज किया था, पर नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स के लिए वो एक टूल था, पुरुषों और ट्रांस लोगों के लिए। पर अब वो हटने से एक लीगल वैक्यूम पैदा हो गया है। BNS रोजमर्रा के क्राइम्स को मेल ऑफेंडर फीमेल विक्टिम के स्ट्रिक्ट बाइनरी से देखता है। तो जब क्राइम इस जेंडर बाइनरी के बाहर होगा तो हमारा समाज और कोर्ट्स क्या करेंगे? वही ना, क्या किसी कानून को पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल हुए बिना वाकई में मॉडर्न कहा जा सकता है? सुनने वालों को इस सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। नए सवालों और नए आहा मोमेंट्स के साथ जल्दी मिलेंगे।